नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक है अभ्यास प्रश्न 7वीं सीरीज के अंतर्गत कुछ सिलेक्टेड 20 क्वेश्चंस के आंसर, उनकी व्याख्या के साथ हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जो आगामी परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए आपके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ सिंपल लेवल के प्रश्नों को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम युग गोल्डन एज की अवधारणा दी गई थी, यानी गोल्डन एज की का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है J.A. शुम्पीटर द्वारा, सेकंड लुइस द्वारा, थर्ड लेब्निस्टीन द्वारा, फोर्थ जॉन रॉबिन्सन द्वारा। तो स्वर्णिम युग की जो गोल्डन एज की अवधारणा हमें क्या बताती है? गोल्डन एज की अवधारणा हमें बताती है कि जब अर्थव्यवस्था में पूंजी की वृद्धि दर तथा जनसंख्या की वृद्धि दर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में गोल्डन एज की स्थिति पाई जाती है। यह थ्योरी डेवलप किया गया था प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन द्वारा। तो अतः हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। और इसके अंतर्गत उत्पादन जो भी होता है वो पूंजी संसाधन तथा श्रम संसाधन दोनों के मध्य बराबर विभाजित हो जाता है। तो स्वर्णिम एज की अवस्था जहां पर पूंजी की वृद्धि दर डेल्टा के अपॉन के, श्रम की वृद्धि दर यानी रोजगार की वृद्धि दर डेल्टा एन अपॉन एन, दोनों वृद्धि इक्वल हो जाती है, इससे गोल्डन एज की संज्ञा दी गई थी। यही अर्थव्यवस्था में ऑप्टिमम स्टेज होता है जो कोई अर्थव्यवस्था प्राप्त करना चाहती है, यानी अर्थव्यवस्था में निवेश की वो दर रखी जाए जो जनसंख्या की बढ़ती दर को रोजगार उपलब्ध करा सके। इसे हम स्वर्णिम एज की अवस्था कहेंगे, जो जॉन रॉबिन्सन ने अपने मॉडल में स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समपोषणी विकास या पोषणी विकास की परिभाषा क्या है? निम्न 4 ऑप्शंस में कौन सी उपयुक्त है जो पोषणी विकास को डिफाइन कर रहा हो? आर्थिक विकास जिसका परिणाम उच्च स्तर की प्रति व्यक्ति आय होता है। समृद्धि को एक प्रकार के उनके रहन सहन के स्तर को आश्वासित करता है। तकनीकी तथा संस्थापक परिवर्तनों के साथ आर्थिक समृद्धि। विकास का एक प्रकार जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है परंतु भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को अनदेखा नहीं करता। तो वास्तव में करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी आंसर इज द करेक्ट। अर्थव्यवस्था में विकास की प्रणाली को हमें उस प्रकार लेना चाहिए, उस प्रकार एक्सेप्ट करना चाहिए कि भविष्य हमारा अंधकार में ना हो जाए। तात्पर्य है कि ये नहीं कि हम खनिज जल का प्रयोग इतना अधिक वर्तमान में कर लें कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उसके प्रयोग से वंचित रह जाए। अर्थात हमें उत्पादन के संसाधनों का इस प्रकार से वर्तमान में दोहन या प्रयोग करना है जिससे भविष्य इसके प्रयोग से अछूता ना रहे। आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए पेट्रोल समाप्त होता है और अगर आने वाले दिनों में कोयला समाप्त होता है, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कोयला और पेट्रोल, तो आने वाला जो भविष्य होगी, भविष्य की पीढ़ियां हमें कोसेंगे नहीं कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से प्रयोग किया कि इन संसाधनों को हम देख भी नहीं पाए। तो पोषणी विकास या संपोषणी विकास, ऐसा विकास अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज का इस प्रकार यूज किया जाए, ऑप्टिमम प्रयोग किया जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे, अर्थात भविष्य की पीढ़ियां उसको अनदेखा, हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसको प्रयोग के लिए छोड़ दें, अर्थात ऐसा प्रयोग ना करें कि आने वाला भविष्य के लिए वो इतिहास बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समृद्धि अर्थशास्त्र में बाह्य मितव्यताओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखिए, 2 प्रकार की इकोनॉमीज होती है, मितव्यताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है इंटरनल इकोनॉमीज, दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, इंटरनल जब आपके उत्पादन स्किल डेवलप हो जाए,
आप उस कार्य में हैबिचुअल हो जाए तो आप देखोगे कि आप पहले कोई कार्य करते थे, लेकिन जब आप स्किल डेवलप हो गई, आप उसी को अच्छा करने लगे, तो आप कम समय में ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन अच्छी गुणवत्ता वाली कर सकते हैं। तो इस प्रकार की क्वालिटी इंप्रूव होना, दैट इज इंटरनल इकोनॉमीज कहलाएगी। आप जब किसी कार्य को करते हैं तो कुछ दिन बाद आप हैबिट में आपके आ जाता है, आप लर्निंग बाय डूइंग हो जाते हैं, आप बेस्ट कर सकते हो, इसे इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन जब मार्केट में मान लीजिए हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, पहले हमको व्यापारी नहीं पता था, अब हम उसको थोक के भाव ले रहे हैं, दूसरे व्यापारी से इससे बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो उससे अब हमको कम कॉस्ट उठानी पड़ती है रॉ मटेरियल के लिए। अब हमारे वस्तु को मार्केट में लोग जान गए हैं, तो हमको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो दो प्रकार की इकोनॉमीज होती है। तो इसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो था वो प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में रजिस्ट्रीन रोडा ने अपने सिद्धांत में इसका प्रयोग किया, नक्श ने भी किया, बट सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने इसको क्या किया गया था, इनको डिफाइन किया था, आंतरिक मितव्यता तथा बाह्य मितव्यता। आंतरिक मितव्यता का तात्पर्य जब आपकी अंदर की क्वालिटी ऐसी इंप्रूव हो जाए वो कार्य को करते करते, ताकि आप कम समय में अधिक वस्तु की गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन कर सके, वो आंतरिक मितव्यता है। वहीं जब आपको बाहर के मार्केट का अनुभव हो जाता है, तो जो आपकी लागतें कम हो जाती या बचते होने लगती, वो बाह्य मितव्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, डब्ल्यू लियोनतीफ, यहाँ पे टीफ लिखा, टीफ लियोनतीफ को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी किस सेक्टर के लिए इकोनॉमिक्स में उनको नोबेल पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो वितरित किया गया था। लियोनतीफ विरोधाभास के लिए, लियोनतीफ उत्पादन फलन के लिए, लियोनतीफ आगत निर्गत विश्लेषण के लिए, या लियोनतीफ प्लानिंग मॉडल्स के लिए। तो हम कहेंगे कि प्रोफेसर लियोनतीफ ने आगत निर्गत मॉडल का विश्लेषण किया था। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जितना हम इनपुट के रूप में लगाते हैं, इनपुट के रूप में लगाते हैं, वही हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इनपुट को अगर हम जोड़ दें, हमने श्रम को कितना भुगतान किया या किसी संसाधन को किया, तो वो आउटपुट के मान के बराबर होगा। यानी इन्होंने कांस्टेंट रिटर्न स्केल पे काम किया। तो इनपुट आउटपुट इन्होंने सारणी की मदद से, हेल्प से, इन्होंने टेबल की हेल्प से इसको डिफाइन किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 5 नंबर क्वेश्चन। अपने आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत में शुम्पीटर जोर देते हैं। जो शुम्पीटर का ग्रोथ मॉडल है, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है, वो किस पर जोर देता है? संतुलित समृद्धि की अवधारणा पर, कि आधारभूत संरचना की आवश्यकता पर, कि नवप्रवर्तन की भूमिका पर, कि देशी संसाधनों के शोषण पर। तो प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि आर्थिक समृद्धि के लिए हमें नवप्रवर्तन अपनाने चाहिए। नवप्रवर्तन अपनाने चाहिए। ये नवप्रवर्तन नया उत्पाद के रूप में हो सकता है, नया उत्पादन हो सकता है, नया बाजार हो सकता है, नई तकनीकी हो सकती है, नई विधि हो सकती है। अर्थात कोई भी इनोवेशन आप करिए, तो जब आप इनोवेशन करेंगे तो वो मार्केट में नया प्रोडक्ट आएगा, नई वस्तु आएगी। जब नई वस्तु आ जाएगी तो लोग उसकी मांग बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, आपका प्राइस भी आप अच्छा रखोगे, ऊंचा प्राइस रखोगे। जब ऊंचा प्राइस रहेगा तो ऑटोमेटिक है आपकी वस्तु का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से प्रॉफिट होगा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मल्टीप्लायर काम करेगा, जिससे नेशनल इनकम और तेजी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे सभी उत्पादक इस नई वस्तु को बनाने लगेंगे, यानी इस नव प्रवर्तन को जब सारे उत्पादक एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप अब मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, जिससे प्राइस डिक्लाइन होगा, प्राइस कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा, और अंत में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट वाली स्टेज पर आ जाएंगे। तो नव प्रवर्तन जब जब इकोनॉमी में होगा, तैसे तैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जैसे नव प्रवर्तन का प्रभाव कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अर्थात प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि जो नव प्रवर्तन होता है, ये वास्तव में नव प्रवर्तन
कभी 100% नहीं होता। नवप्रवर्तन कुछ ऐसा ग्राफ इन्होंने बनाया, ये 100% लाइन है, ये 100%, देखिए 100% नहीं होता, लेकिन जैसे ही नवप्रवर्तन का प्रभाव समाप्त होगा, आपकी जो नवप्रवर्तन लाइन है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी। यानी आपको लाभ लेना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो आपको पुनः नवप्रवर्तन के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ये थ्योरी प्रोफेसर शुम्पेटर ने दी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय किसने दिया? बैकवाश प्रभाव, फॉरवर्ड इफेक्ट एंड बैकवाश इफेक्ट। मिर्डाल ने, नक्श ने, लेविस ने, हिंगिस ने। बैकवाश प्रभाव जो था प्रोफेसर मिर्डाल द्वारा प्रतिपादित था। इन्होंने चक्रीय कार्यकारण सिद्धांत में इसको दिया था। नाउ 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने असंतुलित समृद्धि का समर्थन नहीं किया? इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। आपको पूरी लिस्ट याद रखनी चाहिए कि कौन से अर्थशास्त्री संतुलित समृद्धि मॉडल से संबंधित है, कौन से असंतुलित समृद्धि मॉडल से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है आर रोडान, ए.ओ. हर्समैन, एच.डब्ल्यू. सिंगर, रॉल्फ प्रवेश। तो असंतुलित समृद्धि का समर्थन नहीं करते, तो आर रोडान ने वीक पुश थ्योरी दिया था, याद हो आपको, वीक पुश। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बड़ा निवेश करना चाहिए, एक साथ बड़ा निवेश करना चाहिए, एक साथ बड़ा निवेश करना चाहिए। जब एक साथ बड़ा निवेश करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस ग्रोथ मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आर रोडान इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द्वैतवाद अर्थव्यवस्था कौन सी है? ठीक है, बुके का द्वैतवाद आप नाम सुने होंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ड्यूल इकोनॉमी क्या है? जहां पर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र और परंपरागत जीवन निर्वाह का साथ साथ अस्तित्व विद्यमान है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र एक समान विकसित हो रहे हो, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का साथ साथ अस्तित्व हो, देसी उद्योग तथा विदेशी कंपनियों के सहयोग से विकास हुआ। तो इसमें से कौन सा द्वैतवाद को रिप्रेजेंट करता है? तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और परंपरागत जीवन। ये इंडोनेशियाई अध्ययन पर आधारित है। आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र और परंपरागत जीवन निर्वाह क्षेत्र जब दोनों साथ साथ काम करते हैं तो इसे हम ड्यूल इकोनॉमी कहते हैं। पहली इकोनॉमी औद्योगिक क्षेत्र, दूसरी इकोनॉमी परंपरागत जीवन निर्वाह के साधन। हम एग्रीकल्चर में नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, ये परंपरागत जीवन निर्वाह क्षेत्र है। और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो ये दो प्रकार की इकोनॉमी हो गई, एक आपकी हो गई मॉडर्न और दूसरी आपकी हो गई लाइफ सर्वाइवल। ओके, तो ये पुरानी जो हमारा ओल्ड कल्चर था, ये हमारा प्रेजेंट सिनेरियो में जो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार द्वैतवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का निम्न अवस्थाओं में से एक का उल्लेख रोस्टोव ने अपने सिद्धांत में नहीं किया। रोस्टोव ने अपने सिद्धांत में नहीं किया, रोस्टोव स्टेजेस है ना, नहीं किया। ये 2 पॉइंट है। रोस्टोव का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है, तो उन्होंने 5 अपने पॉइंट्स पर डिस्कस किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये 5 स्टेज हैं, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा स्टेज है जो इसमें वो नहीं उन्होंने डिफाइन किया। पहला परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, एक अधिकार या पूंजीवाद की अवस्था, अधिक उपभोग की अवस्था। कौन सा ऐसा है? तो इन्होंने 5 स्टेज की बात की। इसे परंपरागत समाज वो समाज है, इसे हम न्यूटन के पूर्ववर्ती समाज कहते हैं। हम लोग पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आत्मस्फूर्ति की अवस्था है, आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था भी है, ये छूट गई है। अधिक उपभोग की अवस्था, जब अर्थव्यवस्था में हाई मास कंजप्शन हो जाता है। लेकिन एकाधिकार एवं पूंजीवाद की अवस्था का प्रोफेसर रोस्ट्रो ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। ये अर्थात उनके सिद्धांत में स्टेज के अंतर्गत नहीं आता। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ 10th, निम्नलिखित में से कौन सा एक से के बाजार, ये भी से के बाजार के नियम पर आधारित सिद्धांत है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो से के बाजार नियम से प्रभावित है, डिपेंड है, बेस्ड है?
नक्श का संतुलित विकास सिद्धांत, नक्श का हर्समैन का असंतुलित विकास सिद्धांत, कीन्स का अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत या गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? तो करेक्ट ऑप्शन है नक्श का संतुलित विकास सिद्धांत। जैसे इन्होंने कहा, प्रोफेसर से ने क्या कहा, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, क्लियर है। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में बैलेंस ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में छोटा छोटा निवेश लेकिन पूरक उद्योगों में, ए बी सी डी ई, ये आपके पूरक उद्योग है, ये पूरक उद्योग है, ए बी सी डी ई, ये पूरक उद्योग है। भले आप छोटा निवेश करिए लेकिन अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, यानी बैलेंस ग्रोथ मॉडल को ये बताता। अब पूर्ति यानी अगर आपने सप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिक है, जब आपने सप्लाई किया तो इनके लेबरों को आप वेतन देंगे, तो जो वेतन मिलेगा, सैलरी जो मिलेगी वही डिमांड पैदा कर देगी। तो यह वास्तव में से के सिद्धांत और संतुलित वृद्धि सिद्धांत दोनों एक दूसरे के समानार्थक हो जाते हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 11 नंबर, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो याद रखना, नेशनल इनकम के 7 कंपोनेंट का जो हमें एनालिसिस किया था कि अर्थव्यवस्था में यदि नेशनल इनकम को पर आप कहते पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी, यानी राष्ट्रीय आय को यदि जनसंख्या से विभाजित करेंगे तो पर कैपिटा इनकम मिलेगी, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कीन्स के अनुसार निजी निवेश निर्णय किस पर आधारित होता है? एक व्यक्ति निवेश क्यों करता है? लाभ की दर पर, वर्तमान पूंजीगत साधनों के प्रतिफल की दर पर, या नए पूंजीगत साधनों के प्रत्याशी प्रतिफल की दर पर, या पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर। तो प्रोफेसर कीन्स के अनुसार निजी निवेश क्या होता है? भविष्य में उससे प्राप्त होने वाली यानी प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है, अतः डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत जो कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है में तरलता जाल बताता है। लिक्विडिटी ट्रैप हमने डिस्कस किया था। तरलता जाल अर्थव्यवस्था में वो स्थित होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़े या मुद्रा की पूर्ति घटे लेकिन ब्याज की दर पे कोई प्रभाव ना पड़े। चलो एक बार डायग्राम से आप देख लो, ये आपका OX है, OY है, ये आपकी डिमांड है, मनी की डिमांड, और ये पूर्ति है। अर्थव्यवस्था में MS पूर्ति है, जब MS पूर्ति पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है तो OR इक्विलिब्रियम पॉइंट है, E इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, M1 S1 हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में और अधिक मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज की दर और कम हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में अब देखिए कि ब्याज की दर में कोई गिरावट नहीं होती है। तो इसे हम लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी कहेंगे। यही तरलता जाल है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़े या मुद्रा की पूर्ति घटे लेकिन ब्याज की दर में कोई परिवर्तन ना हो, तो यही क्वेश्चन है तरलता जाल। ये जो है ये ट्रैप हमें क्या बताता है? मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो गई है, मुद्रा की पूर्ति शून्य हो गई है, मुद्रा की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो गई है, मुद्रा की मांग शून्य हो गई है। शून्य तो है, वही रिपीटेड, हाँ मांग, ठीक है, कोई बात, शून्य हो गई। ओके, तो कौन सा होगा? यानी जब लिक्विडिटी ट्रैप पे स्थित होती है तो देखिए डिमांड जो होती है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब कह रहे हैं कि तरलता जाल में तरलता जाल ये क्या बता रहा है? ये देखो डिमांड लाइन है, पहली बात तो डिमांड से रिलेटेड है क्योंकि डिमांड लाइन पैरेलल हुई है, और आधार अक्ष के समांतर का मतलब होता है कि मुद्रा की मांग रेखा पैरेलल हुई, पूर्णतया लोचदार हो गई है, यानी ऑप्शन ए इज
करेक्ट ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, किफायत का विरोधाभास। किफायत का विरोधाभास का विचार सबसे पहले किसने दिया था? हमने थ्योरी बताई थी आपको, किफायत का विरोधाभास, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने दिया था। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने दिया था, और जिसमें इन्होंने ये बताया था कि यदि अर्थव्यवस्था में आप ज्यादा किफायत या बचत करोगे, अर्थव्यवस्था में यदि बचतें ज्यादा होंगी तो निवेश कम हो जाएगा। जब बचतें ज्यादा हो जाएंगी, जब बचतें ज्यादा होंगी तो लोग, अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो उससे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो निवेश कम होगा, और अर्थव्यवस्था फिर से उसी अवस्था में आ जाएगी जहां पे वो थी। तो इसलिए जो मॉडर्न क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि बचत बहुत अच्छी चीज है, बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे कीन्सन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं, किफायत में एक विरोधाभास होता कि अर्थव्यवस्था में आप बचत जिस लिए करते अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। लेकिन इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो बर्नार्ड मैंडेविले ने दिया था। ये ऑप्शन करेक्ट है, आप कीन्स नहीं मानिएगा। ओके, क्लासिकल अर्थशास्त्री बचत के समर्थक थे, बचत के समर्थक थे। कीन्स बचत को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे। अब बर्नार्ड मैंडेविले ने सबसे पहले किफायत का विरोधाभास शब्द प्रयोग किया कि अर्थव्यवस्था में यदि आप ज्यादा बचत करोगे तो वही आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट करेगा। नाउ 15, स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का स्थायी उपभोग उसकी संपदा को रखेगा, स्थिर स्तर पर, निचले स्तर पर, बढ़े हुए स्तर पर, अन्यथा। तो स्थायी आय परिकल्पना हमें कहती है कि किसी व्यक्ति का स्थायी उपभोग उसकी स्थायी आय का फलन होती है, यानी CP इज द फंक्शन ऑफ KYP। यदि स्थायी आय बढ़ेगी तो इसका स्थायी उपभोग बढ़ेगा, स्थायी आय घटने पर इसका स्थायी उपभोग भी घटेगा, और इससे उसकी संपदा स्थिर स्तर पर बनी रहेगी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 16, विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर किसी कर का भार होगा, जबकि ED इज ग्रेटर देन ES, ED इज लेस देन ES। आप अर्थव्यवस्था में एक चेक कर लो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए, ये आपकी डिमांड है, दैट इज डी, ये आपकी सप्लाई है। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका क्या है? ये है, ठीक है। जब आपके पास टैक्स लगता है तो सप्लाई लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, तो हमारे पास मूल्य बढ़कर P1 हो जाते हैं। अब हमारे पास ये टैक्स होगा, इसमें से ऊपर वाला पोर्शन कंज्यूमर बियर करेगा, ये आपका प्रोड्यूसर बियर करेगा। तो इसके आधार पर यदि मांग रेखा आपके पास बेलोचदार, ये लोचदार है, जब टैक्स लगेगा तो हम यहां पर आएंगे, तो देखिए कंज्यूमर कम पेड करेगा और प्रोड्यूसर ज्यादा पेड करेगा। विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर किस कर का भाग अधिक होगा? तो अर्थव्यवस्था में यदि मांग की योज, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पर हमारा वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको विस्तृत एनालिसिस इस पे आप कर सके। नाउ 17, कर की दरों तथा कर राजस्व में परिवर्तन के संबंध को समझाया जा सकता है, यानी यदि कर की दर में परिवर्तित होता है तो कर राजस्व में भी परिवर्तन होगा, यानी कर से प्राप्त रेवेन्यू, आय, फ्लिप कर द्वारा, तरसा कर द्वारा, समुत्पाद कर द्वारा, लेखा कर द्वारा। तो कर की दर तथा कर राजस्व में संबंध को दर्शाता है लेखा कर, ठीक है। और इस संबंध को हम समझा सकते हैं, नीचे आपका कर राजस्व है, कर से प्राप्त आय, और ऊपर हमारे पास कर नहीं, आप कर की दर कर दीजिए नीचे, कर की दर है नीचे, और ऊपर है कर राजस्व, ठीक है। ये हमें यू आकार का प्राप्त होता है, लेखा कर यू आकार का प्राप्त होता है।
देखिए कर की दर मान लीजिए 2% है, तो राजस्व कितना हुआ, इतना, मान लीजिए 8। कर की दर बढ़ के 3 रुपए हो गई, तो राजस्व हमारा 9 हो गया। कर की दर बढ़ करके 4 हो गई, तो हमारा राजस्व कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन कर की दर अगर बढ़ करके फिर हमने टैक्स और बढ़ा दिया, यार रेवेन्यू तो बढ़ रही है, टैक्स रेट बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, तो हमने टैक्स रेट और बढ़ा दिया, कर की दर और हमने बढ़ा दिया, तो देखिए रेवेन्यू पहले से डिक्लाइन कर जाती है। तो ये लेथर कर्व है, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित दर पर ही कर लगाना चाहिए, तभी रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, कर राजस्व अधिकतम होगा, नहीं होगा। इसलिए लेथर कर्व जो होता है वो उल्टे यू आकार का पाया जाता है, जो ये बताता है कि प्रारंभ में कर राजस्व बढ़ने के साथ, प्रारंभ में कर राजस्व बढ़ने के साथ कर की दर, कर दर बढ़ने के साथ कर राजस्व बढ़ता है, लेकिन फिर कर दर बढ़ने के साथ कर राजस्व स्थिर हो जाता है, फिर कर की दर बढ़ने के साथ कर राजस्व गिरने लगता है। इसलिए उल्टे यू आकार का पाया जाता है। नाउ सामाजिक लाभ अधिकतम तब होता है जब सीमांत सामाजिक उपयोगिता सीमांत सामाजिक त्याग से अधिक है, जब सीमांत सामाजिक उपयोगिता सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर है, जब सीमांत सामाजिक उपयोगिता सीमांत सामाजिक उपयोगिता से अधिक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी कहती है कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल सैक्रिफाइस के बराबर हो जाएगा, वहीं पर सोशल क्या था बेनिफिट मैक्सिमम होगा, या जहां पर टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल सेटिस्फैक्शन का अंतर सबसे ज्यादा होगा, वहीं पर अधिकतम सामाजिक लाभ हमें प्राप्त होगा। 19 पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होता। किसको सम्मिलित नहीं करते पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत? एक देश में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं करते? बाजार ऋण को, बाह्य ऋण को, स्टाम्प शुल्क से प्राप्त आय को, कर्ज या वसूली को या उधार को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्टाम्प शुल्क से प्राप्त आय को हम कभी पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे। नाउ उपकर क्या होता है? आप देखे होंगे सेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेस। कहेंगे पेट्रोल सेस लग गया, लेंगे हायर एजुकेशन सेस लग गया, लगेगा एजुकेशन सेस लग गया। तो किसी पर कर का अधिभार, विलासिता की वस्तुओं पर लगने वाला अधिकार, आगम प्राप्त करने का स्थायी उपाय, एक कर जिसे प्राप्त आगम किसी विशेष उद्देश्य पर खर्च किया जाता है। यानी किसी पर्टिकुलर एक टारगेट लेकर के जब टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम उपकर कर रहे हैं। इस समय इनकम टैक्स में आप देखिएगा, इनकम टैक्स में 3% सेस लगता है, तो वो शिक्षा के लिए लगता है। इसीलिए पेट्रोल में भी कभी कभी सेस लगता है, लेकिन इसमें आपको विशेष उद्देश्य डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो उपकर माना जाएगा। तो ये हमारा आज का 7th सीरीज संपन्न होता है। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करिएगा, ताकि हम ये चेक कर सकें कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। थैंक यू।